गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने रक्तचाप ब्लड प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था और बताया था रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, उनमें रुधिर प्रवाहित होता है। प्रवाहित हो रहे रक्त के द्वारा रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर दबाव लगता है, उस दबाव को ये अपन रक्तचाप कहते हैं। दो प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ तो पर चलते हैं। नशीले पदार्थ निम्नलिखित होते हैं, जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू, अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब शराब, ठीक है ना, दारू, अफीम, चरस, गांजा आदि और भी नशीले पदार्थ होते हैं। इनके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। जैसे गुटखा है, ये कैसे तैयार किया जाता है, इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं। उसी प्रकार तंबाकू, अल्कोहल, अफीम, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो कुछ नशीले पदार्थ निम्नलिखित हैं। पहले आप लोग हेडिंग डाल के इसमें लिखें, कुछ नशीले पदार्थ निम्नलिखित हैं। पदार्थ निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट नंबर हेडिंग डालें आप लोग, गुटखा। गुटखा के बारे में बात करते हैं। गुटखा का उपयोग ज़्यादातर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। गुटखा तैयार कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सुपारी, कत्था, चूना, धातुओं के बर्क, धातुओं के बर्क, धातुओं के बर्क का मतलब है, धातुओं के बर्क का मतलब है जो मिठाइयाँ आती हैं, मिठाइयों पर एक चादर सी लगाते हैं, सफ़ेद सी, एक तरह से चमकने वाली थैली होती है, ठीक है ना, मिठाइयों पर लगाते हैं, ठीक है, उसी को अपन धातुओं के बर्क कहते हैं। धातुओं के बर्क, सुगंधित खुशबू, सुगंधित खुशबू, कौमा तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थ, एवं अन्य नशीले पदार्थ, इनको आपस में मिला दिया जाता है, इनको आपस में मिक्स कर दिया जाता है और गुटखा बन के तैयार हो जाता है। तो गुटखा का निर्माण तैयार कैसे करते हैं? सुपारी होती है, ठीक है ना, सुपारी में कत्था मिलाते हैं। कत्था भी पदार्थ होता है, चूना नशीला पदार्थ है, ये भी चूना। धातुओं के वर्ग मैंने आपको बता ही दिया। सुगंधित खुशबू, खुशबू वाले रसायन इसमें डाल देते हैं, तंबाकू भी इसमें डाल देते हैं, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ जो होते हैं इसमें मिला के मिक्सचर बना के गुटखा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। अब गुटखा के प्रभावों के बारे में देखते हैं। गुटखा से हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात आप लोगों को आनी चाहिए कि गुटखा को मुंह में चबाया जाता है। गुटखा को मुंह में चबाने से सबसे पहली बात तो दांत खराब होते हैं। क्या होते हैं? दांत खराब होते हैं, पहली बात। अगली बात करें, मुंह को गुटखा जो है मुंह में चबाया जाता है और गुटखा में नशीले पदार्थ होते हैं। गुटखा को अगर मुंह में चबाएंगे तो नशीले पदार्थ भी मुंह में जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। और हमारे मुंह की जो कोशिकाएं होती हैं नशीले पदार्थों के द्वारा ज़्यादा कार्य करने लगती हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है ना। गुटखा का सेवन करने से कैंसर होने का खतरा रहता है। मुंह का कैंसर होता है। क्या होता है? मुंह का कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है। अब कैंसर क्या होता है बच्चों? एक संरचना सी उभरती है हमारे शरीर के किसी भी जगह पर, एक संरचना सी उभरती है। ये संरचना जो होती है एक तरह से नरम होती है, ऐसा कह सकते हैं इसको कि पिलपिली होती है, ठीक है ना।
आसानी से ये दब जाती है, इसमें दर्द नहीं होता है। ये कैसे बनी है? हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जिस स्थान पर ये गांठ बनी है उस स्थान की कोशिकाओं ने अनियंत्रित वृद्धि की है, अपनी संख्या में अनियंत्रित वृद्धि की है। क्यों की है? नशीले पदार्थों के टच में आकर अनियंत्रित वृद्धि की है। ठीक है, नशीले पदार्थों के संपर्क में आकर जो कोशिकाएं जो होती हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं, एक्साइट हो जाती हैं और अपनी संख्या में जल्दी जल्दी वृद्धि करती हैं। ठीक है ना, और कोशिकाएं जल्दी जल्दी वृद्धि करके एक ओभार सी संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, इस ओभार को ही अपन अर्बुद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्बुद कहते हैं। ये कैंसर की प्रथम अवस्था होती है, शुरुआती अवस्था। शुरुआती अवस्था में क्या होता है? अर्बुद होता है। क्या होता है? अर्बुद होता है। इस गांठ को ही अपन अर्बुद कहते हैं। इसमें दर्द नहीं मचता है बिल्कुल, ठीक है, दर्द नहीं होता है। और ये क्या है? बहुत नरम होती है। क्यों बनी है? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण। कोशिकाओं ने अनियंत्रित वृद्धि क्यों की? क्योंकि वो नशीले पदार्थों के संपर्क में आ गई, जिससे कोशिका का उत्तेजित अवस्था में हो गई। सिर्फ इसी प्रकार मुंह में अगर नशीले पदार्थ जाएंगे तो मुंह की कोशिकाएं भी अनियंत्रित वृद्धि कर सकती हैं, मतलब कैंसर हो सकता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ज़्यादा मात्रा में गुटखा खाने से ये वाली समस्याएं आती हैं। आगे बात करें, गुटखा के सेवन करने से जो जबड़े की ये मांसपेशियाँ होती हैं, जबड़े की मांसपेशियाँ होती हैं, कठोर हो जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियाँ कैसी हो जाती हैं? जबड़े की मांसपेशियाँ जो हो जाती हैं ये कठोर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? कठोर। अर्थात मुंह जो मुंह है वो सही तरीके से खुल नहीं पाता है। ठीक है ना, जो मुंह है वो सही तरीके से खुल नहीं पाता है। मतलब गुटखा ज़्यादा मात्रा में जो व्यक्ति गुटखा का सेवन करते हैं उसके ये जबड़े की मांसपेशियाँ जो होती हैं, ठीक है ना, ये क्या है? कठोर हो जाती हैं, जिससे मुंह क्या सही तरह से खुल नहीं पाता है। ठीक है ना, मतलब जैसे मुंह को सही तरह से खोलें अपन तो लगभग ये चारों उंगली मुंह में आसानी से घुस जाती हैं। ठीक है ना, आसानी से आ जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुटखा का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो ये चारों उंगली मुंह में सही तरह से आ नहीं पाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जबड़े की जो मांसपेशियाँ ये क्या कठोर हो गई हैं। ठीक है, इस रोग को अपन सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। इस रोग को अपन सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग किसके सेवन से होता है? गुटखा के सेवन से होता है। इस रोग में क्या होता है? जबड़े की मांसपेशियां जो होती हैं कठोर हो जाती हैं और मुंह क्या है? सही तरह से खुल नहीं पाता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। इसमें इससे व्यक्ति का गुटखा का सेवन करते हैं तो व्यक्ति का डीएनए प्रभावित होता है। डीएनए प्रभावित होता है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है आपको मालूम है, व्यक्ति के शरीर का निर्माण जो है वो कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, ये आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं और ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं और अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो अपन ये कह सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहते हैं। और कोशिका में पाया जाता है बच्चों केंद्रक। कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक में डीएनए होता है। क्या होता है? इस केंद्रक में डीएनए होता है। तो ये डीएनए जो कार्य करता है वही केंद्रक कार्य करता है और केंद्रक जो कहता है वही कोशिका कार्य करती है। और जो कोशिका कार्य करेगी वही हमारा शरीर कार्य करेगा। ठीक है ना, तो कोशिका किसके नियंत्रण में है? केंद्रक के नियंत्रण में है। ठीक है ना, इसलिए अपन केंद्रक को कोशिका का डायरेक्टर भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, केंद्रक को कोशिका का डायरेक्टर भी हम कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए प्रभावित होता है। डीएनए प्रभावित होगा तो क्या होगा? कोशिका जो है अनाप शनाप कार्य करेगी। ठीक है ना, जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है। तो अपन इतनी सी बात लिख लें, गुटखा का सेवन करने से व्यक्ति का डीएनए प्रभावित होता है। ठीक है ना, आगे एक क्वेश्चन नोट करेंगे अपन। पहले थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है ना, तो फिलहाल तो आप लोग हेडिंग डालिए गुटखा और इसमें आप लोग नोट करेंगे सुपारी कोमा कत्था। सुपारी कोमा कत्था
कौमा चूना, कौमा धातुओं के बर्क, मैंने आपको बता दी, कौमा धातुओं के बर्क, कौमा सुगंधित खुशबू, सुगंधित खुशबू, कौमा तंबाकू, कौमा तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों, एवं अन्य नशीले पदार्थों को मिलाकर, एवं अन्य नशीले पदार्थों को मिलाकर गुटखा तैयार किया जाता है, गुटखा तैयार किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। अगली हेडिंग डालेंगे, गुटखा के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव, होने वाले हानिकारक प्रभाव। हेडिंग डाल लें, इसमें लिखें गुटखा के सेवन से, गुटखा के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। डैश लगा के एक एक प्रभाव को नोट करेंगे। डैश लगा के लिखें गुटखा के सेवन से, डैश लगा के लिखें गुटखा के सेवन से दांत खराब होते हैं, दांत खराब होते हैं। आगे अगला डैश बना के लिखें इसके सेवन से, मतलब गुटखा के सेवन से, इसके सेवन से मुंह का कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है। आगे आगे डैश लगा के लिखें गुटखा के सेवन से, गुटखा के सेवन से जबड़े की मांसपेशियां, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण, जिसके कारण मुंह, जिसके कारण मुंह सही तरीके से खुल नहीं पाता, खुल नहीं पाता है, सही तरीके से खुल नहीं पाता है। इस रोग को, इस ऐसे लिखें, इसे ऐसे लिखें, इसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। आगे अगली लाइन से आपको लिखना है, लिखें इससे, इससे
व्यक्ति के शरीर का डीएनए प्रभावित होता है, डीएनए प्रभावित होता है। ठीक है ना बच्चों। डीएनए क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, आगे आप क्वेश्चन नोट करें एक, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है? इसके लक्षण व कारण लिखिए। इसके लक्षण व कारण लिखिए। मतलब सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और ये इसके कारण क्या है, मतलब कैसे होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। अब इसका आंसर लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, उत्तर लिख के हेडिंग डालेंगे सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन इस रोग में जबड़े की मांसपेशियां, इस रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, जिससे कठोर हो जाती हैं, जिससे जबड़ा ठीक तरह से खुल नहीं पाता है या ठीक से खुल नहीं पाता है, जिससे जबड़ा ठीक तरह से खुल नहीं पाता है। ठीक है ना, इसे तो अपन सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके रोग के लक्षण क्या हैं, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रोग के लक्षण, रोग के लक्षण हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है ना। अब रोग के लक्षणों को आप लोग डैश लगा के एक एक करके इनको लिखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले लिखें पहला, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के कान में दर्द होता है। ठीक है ना। जबड़े की मांसपेशियां जब कठोर हो गई तो क्या है, ये वाला जो भाग है वो भी कठोर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कान पर प्रभाव पड़ेगा। कान में क्या होगा, हल्का हल्का दर्द होता है। ठीक है ना बच्चों, आई बात समझ में नहीं आई? आगे लिखें, तथा उसे कम सुनाई देता है, तथा उसे कम सुनाई देता है। ठीक है ना बच्चों, तथा उसे कम सुनाई देता है। अगले पॉइंट की बात करें, आपको मालूम है मुंह ठीक तरह से खुल नहीं पाता है, मुंह ठीक तरह से खुल नहीं पाता है, ये भी आपको मालूम है। अगले लक्षण की बात करें, इस रोग से पीड़ित, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के मुंह में
लार अधिक बनती है, ठीक है ना, लार अधिक बनती है। लार अधिक बनती है। ये तो बच्चों इस रोग के लक्षण हो गए, ठीक है ना। अब ये रोग होता किसके कारण है, आपको बता दिया, गुटखा के सेवन से होता है। गुटखा हो गया, सुपारी हो गई, ठीक है ना, सुपारी खाते हैं, गुटखा हो गया, सुपारी हो गई, पान मसाला हो गया, और जब जो भोजन है, सब्जी वगैरह है, उसमें तेज़ मसालों का प्रयोग ना करें, ठीक है। अगर तेज़ मसालेदार अपन भोजन का सेवन करेंगे तो भी क्या है, हमारे जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जिससे क्या सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लोग, रोग के कारण। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे रोग के कारण। इसमें लिखेंगे आप लोग, यह रोग गुटखा, यह रोग गुटखा, कौमा पान मसाला, कौमा सुपारी, कौमा सुपारी, कौमा तंबाकू, सुपारी कौमा तंबाकू, कौमा तंबाकू हो गया, कौमा तेज मसालेदार, तेज मसालेदार खाना खाने से होता है। तेज मसालेदार खाना खाने से होता है। तेज मसालेदार खाना खाने से होता है, ठीक है ना बच्चों। तेज मसालेदार हमको खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जबड़े की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, ठीक है ना। आगे तो ये गुटखा के बारे में हमने बताया कि गुटखा तैयार कैसे किया जाता है, गुटखा से होने वाले हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं, और गुटखा के सेवन से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले नशीले पदार्थ के बारे में। आगे अगले नशीले पदार्थ के बारे में बात करते हैं, जो है तंबाकू। क्या है बच्चों, तंबाकू। आप लोग हेडिंग डालेंगे तंबाकू, आप लोग हेडिंग डालेंगे तंबाकू। तंबाकू हेडिंग डालेंगे। अब तंबाकू जो है एक पादप से प्राप्त होता है। तंबाकू जो है, तंबाकू जो नशीला पदार्थ है, एक पादप से प्राप्त होता है। उस पादप को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। किस कुल में रखते हैं, सोलेनेसी कुल में रखते हैं। कौन से कुल में रखते हैं बच्चों, सोलेनेसी कुल। ये सोलेनेसी जो है एक तरह का कुल है, मतलब इस सोलेनेसी कुल में बहुत सारे पादप आते हैं, ठीक है ना। एक समूह है ये वाला। इस सोलेनेसी कुल में बहुत सारे पादप आते हैं। जैसे ग्रुप हो गया अपना, ये ग्रुप है, इसमें बहुत सारे मेंबर आते हैं। ऐसे ही सोलेनेसी एक ग्रुप बन गया पादपों का। इस सोलेनेसी ग्रुप में या कुल में बहुत सारे पादप आते हैं, ठीक है। ये तंबाकू वाला पादप भी इसी कुल का होता है। इस तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम की बात करें, इस पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, निकोटिएना। निकोटिएना टोबैकम, निकोटिएना टोबैकम पेपर में आता है डायरेक्ट। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए, निकोटिएना टोबैकम, ठीक है ना। किसी किसी किताब में टा की जगह तो लिखा हुआ है, टोबैकम, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो तंबाकू जो होता है सोलेनेसी कुल का पादप होता है, ठीक है ना। इस तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, निकोटिएना टोबैकम। अब वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, ये वाली भी थोड़ी बहुत समस्या है। वैज्ञानिक नाम वे नाम होते हैं किसी भी पादप को या किसी भी जंतु को वैज्ञानिक नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों।
इस तम्बाकू के पादप को तम्बाकू के नाम से पूरे वर्ल्ड में नहीं जाना जाएगा, जबकि निकोटिएना टोबैकम के नाम से इसे पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। ठीक है ना, ये वैज्ञानिक नाम होते हैं। आगे बात करें, तम्बाकू का जो पादप है, तम्बाकू जो है, इसमें एक हानिकारक एल्केलॉइड पाया जाता है जिसका नाम है निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन। ये हानिकारक रसायन है जिसे एल्केलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केलॉइड। जो तम्बाकू है, तम्बाकू में निकोटीन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। ठीक है, ये केमिकल है, रसायन है। ये किस में पाया जाता है? तम्बाकू में पाया जाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, तम्बाकू के सेवन से होने वाले प्रभावों के बारे में बात करते हैं। पहली बात, तम्बाकू को पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कैसे खाया जाता है। तम्बाकू को चबाकर भी कुछ व्यक्ति खाते हैं, और तम्बाकू को ज़्यादातर धुएं के रूप में लिया जाता है। इसको किसके रूप में लिया जाता है? धुएं के रूप में। जैसे जो हुक्का वगैरह होते हैं उनमें तम्बाकू को रखकर और धुएं के रूप में इसको पीते हैं। ठीक है ना। अब देखो इससे प्रभाव क्या क्या होते हैं, समझने की बात है। जैसे मान के चलो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, अब ये तम्बाकू का सेवन कर रहा है। किसका सेवन कर रहा है? तम्बाकू का सेवन कर रहा है। तम्बाकू को धुएं के रूप में पिया जाता है। किसके रूप में पिया जाता है? धुएं के रूप में पिया जाता है। तो ये धुआं सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुंह में जाएगा। कहाँ जाएगा? मुंह में जाएगा। उसके बाद ये धुआं कहाँ पे जाएगा? गले में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? गले में जाएगा। उसके बाद ये धुआं कहाँ पे जाएगा बेटा? फेफड़ों में जाएगा। इसके बाद ये धुआं कहाँ पे जाएगा? फेफड़ों में जाता है। कहाँ पे जाता है? फेफड़ों में जाता है। ठीक है, इनको कहते हैं फेफड़े। तो जब तम्बाकू का सेवन किया जाता है तो इससे क्या होता है? मुंह का, गले का एवं फेफड़ों का कैंसर होता है। तम्बाकू के सेवन से मुंह, गले एवं फेफड़ों का क्या होता है? कैंसर होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब इसको धुएं के रूप में सेवन करेंगे तो धुआं मुंह में जाएगा, गले में जाएगा, फिर फेफड़ों में जाएगा। ठीक है ना। पहली बात, मुंह का, गले का एवं फेफड़ों का कैंसर होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या क्या होती है? जो फेफड़े होते हैं इनमें, फेफड़ों की जो दीवार होती है इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों का क्या कार्य है? फेफड़ों से ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, और इस ऑक्सीजन को फेफड़ों से रुधिर में प्रवाहित किया जाता है, रुधिर में छोड़ा जाता है। ठीक है ना। फेफड़ों से ऑक्सीजन को इन छिद्रों के माध्यम से किस में छोड़ा जाता है? रुधिर में छोड़ा जाता है। लेकिन तम्बाकू का सेवन करेंगे तो तम्बाकू में निकोटीन नाम का एल्कलॉइड पाया जाता है। ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ भी इनमें पाए जाते हैं। इससे क्या होता है? ये छिद्र क्या है? ये बंद हो जाते हैं। छिद्र क्या है? बंद हो जाते हैं। और फेफड़ों का कार्य आप लोग जानते ही हैं, ऑक्सीजन को रुधिर तक पहुंचाना। अब ये छिद्र ही बंद हो जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रुधिर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि तम्बाकू के सेवन से फेफड़ों की कार्य क्षमता जो है कमजोर हो जाती है। फेफड़ों की कार्य क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना। क्योंकि फेफड़ों का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। यहाँ पे ये क्या छिद्र बंद हो गए तो इनका कार्य प्रभावित होगा कि नहीं? तो दूसरा, फेफड़ों की कार्य क्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। फेफड़ों की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। ठीक है ना। कार्य क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे बात करते हैं। अब मान के चलो तम्बाकू को अपन तम्बाकू को व्यक्ति धुएं के रूप में पीते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे निकोटीन आ जाता है तो निकोटीन कुछ मात्रा में रुधिर में मिल जाता है। ठीक है ना। रुधिर में आ जाता है। निकोटीन क्या है? हानिकारक रसायन है। रुधिर के माध्यम से ये निकोटीन कहाँ तक पहुँच जाता है? हमारे हृदय तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है? हृदय तक पहुँच जाता है। अब निकोटीन हानिकारक पदार्थ से क्या होता है? हृदय की स्पंदन दर बढ़ जाती है। हृदय की धड़कने की दर जो है बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ये प्रभाव होता है। अगली बात क्या करते हैं? अगली बात अपन ये करते हैं,
जब इसको धुएं के रूप में पिया जाता है तो कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनेगी वो रुधिर में आएगी थोड़ी बहुत मात्रा में, और रुधिर में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। रुधिर में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है ना, रुधिर में ही तो पाया जाता है। रुधिर का कार्य आप जानते हैं, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ठीक है ना, ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या जुड़ जाती है और ये परिवहन करता है इसका। लेकिन अब रुधिर में निकोटीन आ गया है, निकोटीन इससे हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी बहुत मात्रा में इस हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी। तो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए जगह तो बची ही नहीं। ठीक है ना, जब ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए जगह नहीं बची तो ऑक्सीजन की जो रुधिर द्वारा ऑक्सीजन प्रवाह की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन प्रवाह की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगली बात करते हैं, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन के प्रवाह की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। अगली बात करते हैं, ये जो तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है वो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में हो रहे शिशु के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है ना, भ्रूण के विकास या भ्रूण का जो परिवर्तन होता है गर्भाशय में, जिसे अपन बच्चादानी भी कहते हैं, उसमें भ्रूण के विकास में थोड़ी परेशानी आती है निकोटीन के कारण। ठीक है, तो ये तंबाकू के हानिकारक प्रभाव हो गए। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पहले तंबाकू हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे, लिखो इसमें आप लिखें तंबाकू सोलेनेसी, तंबाकू सोलेनेसी कुल, सोलेनेसी कुल, तंबाकू सोलेनेसी कुल का पौधा है। तंबाकू सोलेनेसी कुल का पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम, जिसका वैज्ञानिक नाम निकोटिएना, अंडरलाइन कर लेंगे इसको। ठीक है ना, निकोटिएना टोबेकम होता है। इस वैज्ञानिक नाम को आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है ना, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये वैज्ञानिक नामों का लिखने का तरीका है। ठीक है ना, आगे आगे अगली लाइन से डैश लगा के नोट करेंगे, तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक एल्केलॉयड पाया जाता है, एल्केलॉयड पाया जाता है। आगे आगे नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे तंबाकू के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव, होने वाले हानिकारक प्रभाव मैंने आपको बताया था। अब आप नोट करें, नंबर 1 रोमन संख्या में नंबर 1 डाल के आप लोग नोट करें, इसके सेवन से मुंह, कोमा गले, कोमा फेफड़े आदि का कैंसर होता है, आदि का कैंसर होता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन, लेकिन इसके सेवन से फेफड़ों की
कार्य क्षमता कम हो जाती है। फेफड़ों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। आगे नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। इसके सेवन से रक्त एवं हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। मतलब हृदय जल्दी जल्दी धड़कता है, ठीक है, दर बढ़ जाती है। आगे फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे आप लोग, लिखें फोर्थ पॉइंट। इसके सेवन से रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन करने की दर में, परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ऑक्सीजन परिवहन करने की दर में कमी आती है। ऑक्सीजन परिवहन करने की दर में कमी आती है। अगला लास्ट पॉइंट लिखें आप लोग, लास्ट पॉइंट लिखें। इसके सेवन से गर्भवती महिलाओं के भ्रूण किसे बोलते हैं बेटा? जो गर्भाशय या बच्चादानी में जो बच्चा है जिसका परिवर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं भ्रूण। महिलाओं के भ्रूण में, या ऐसे कहना भ्रूण के विकास में, महिलाओं के भ्रूण के विकास की प्रक्रिया, मैं को काट के लिखें, की प्रक्रिया मंद हो जाती है। मंद का मतलब होता है धीमी, मंद हो जाती है। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया मंद हो जाती है। तो ये हानिकारक प्रभाव होते हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे अगले टॉपिक के बारे में हाँ, आगे एल्कोहल, ये अगला नशीला पदार्थ है थर्ड नंबर का, तीसरा। इसे मदिरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे मदिरा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब एल्कोहल को आप लोग जानते हैं, एल्कोहल के सेवन से हमारे शरीर पर अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो लिखे इसमें, एल्कोहल के सेवन से शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो बच्चों मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दें, आप लोग लिखें नहीं, आप लोग विशेष ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल जो होता है इसमें एथिल एल्कोहल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एथिल एल्कोहल पाया जाता है। एथिल एल्कोहल क्या है? एक रसायन है, ठीक है, केमिकल है। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, CH3CH2OH, या ऐसे C2H5OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला रसायन पाया जाता है एल्कोहल में, ठीक है ना। आगे देखते हैं,
जो एल्कोहल जो है, हाँ, ये वाला केमिकल पाया जाता है एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल में क्या पाया जाता है? एथिल एल्कोहल पाया जाता है। अब यकृत जो होते हैं, शरीर के जो यकृत होते हैं, ये एथिल एल्कोहल को एसीटैल्डिहाइड में बदल देते हैं। एसीटैल्डिहाइड, या फिर इसको एथेनॉल भी कहते हैं। जो यकृत होते हैं वो इस एथिल एल्कोहल को एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है, ठीक है ना। अब ये क्या, ये हानिकारक होता है, जहरीला होता है। कैसा होता है? जहरीला एवं कैसा होता है? हानिकारक होता है। इसलिए हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? शराब में क्या पाया जाता है? एथिल एल्कोहल, ठीक है। हम जो शराब जो होती है, जो एल्कोहल होती है, सबसे ज़्यादा यकृत पर प्रभाव डालती है। इससे यकृत डैमेज हो जाते हैं। अधिक मात्रा में अधिक समय तक एल्कोहल का सेवन करते हैं, ठीक है ना, तो जो व्यक्ति इस कार्य को करते हैं उनके यकृत क्या खराब हो जाते हैं। यकृत क्या काम करते हैं? यकृत पाचन के एंजाइम स्रावित करते हैं। भोज्य पदार्थों के पाचन के एंजाइम स्रावित करते हैं यकृत, ठीक है ना। अगर यकृत ही खराब हो जाएंगे तो शरीर का पाचन सिस्टम बिगड़ जाएगा। शरीर का पाचन सिस्टम नहीं होगा अच्छा तो शरीर के लिए ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली बात करते हैं, एल्कोहल के सेवन से बसीय यकृत रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं बेटा? बसीय यकृत रोग। बसीय यकृत रोग होते हैं। एल्कोहल का सेवन करेंगे तो यकृत तो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यकृत खराब हो गया तो क्या होगा? वसा का संश्लेषण एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कम होता है। बसीय यकृत रोग में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का जो संश्लेषण है, वो निर्माण है, वो कम होता है, ठीक है ना। क्यों कम हुआ है? क्योंकि यकृत क्या है? डैमेज हो गए। यकृत क्या है? डैमेज हो गए, खराब हो गए, ठीक है ना। और बसीय यकृत रोग किसके कारण होता है? एल्कोहल के सेवन के कारण होता है। क्वेश्चन आता है, बसीय यकृत रोग के कारण लिखिए। यह एल्कोहल के सेवन से होता है। इसमें होता क्या है? इसमें वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण क्या होता है? कम हो जाता है या फिर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यकृत क्या है? बिल्कुल खराब हो चुके हैं। आगे बात करते हैं, एल्कोहल के सेवन से शरीर का सामंजस्य बिगड़ जाता है, ठीक है। एल्कोहल सबसे अधिक प्रभावित करता है यकृत को, उसके बाद प्रभावित करता है माइंड को। एल्कोहल सबसे अधिक प्रभावित करता है एल्कोहल को, उसके बाद प्रभावित करता है, हाँ, शरीर का सामंजस्य क्या होता है? बिगड़ जाता है, ठीक है ना। मतलब एल्कोहल जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है यकृत को, उसके जस्ट बाद प्रभावित करता है माइंड को। माइंड पर अटैक करता है, माइंड का सामंजस्य बिगड़ जाता है, ठीक है। माइंड में तरह तरह के ख्याल आते हैं। माइंड को बिल्कुल, दिमाग को बिल्कुल ये पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। पूरा सामंजस्य खराब हो जाता है माइंड का। अगर माइंड का सामंजस्य, मस्तिष्क ये है, मस्तिष्क जब कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? हमारा शरीर भी कंट्रोल में नहीं होगा। क्यों? हमारे शरीर का CPU किसे कहते हैं? मस्तिष्क को ही तो कहते हैं। अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो हमारा शरीर भी कंट्रोल में नहीं है। हम इधर उधर हिलडुलते हैं, चलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी ली तो वो इधर उधर हिलेगा, ठीक है ना। उसके शरीर का सामंजस्य बिल्कुल बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगली बात, एल्कोहल के सेवन से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, ठीक है ना। भाई पैसों की आती है, एल्कोहल शराब क्या है? पैसों की आती है, तो आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है। आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, एल्कोहल के सेवन से स्मरण क्षमता वो कमज़ोर हो जाती है। सोचने की क्षमता क्या है? कमज़ोर हो जाती है। ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़, कोई भी बात है वो ध्यान नहीं रहती 2-3 दिन के बाद, ठीक है। तो ये एल्कोहल के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव हैं। सबसे हानिकारक प्रभाव बेटा ये होता है यकृत वाला। और दूसरा हानिकारक प्रभाव ये होता है आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो शरीर का नुकसान यहाँ से होता है, यकृत से, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना बच्चों। अब आप लिखें इसके बारे में। तो बच्चों, एल्कोहल के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव ये होते हैं। जैसे एल्कोहल में एथिल एल्कोहल, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, बसीय यकृत रोग का कारण एवं प्रभाव लिखिए।
कारण आपको पता ही है, बस ये यकृत रोग किसके सेवन से होता है, एल्कोहल के सेवन से होता है। और इस रोग में क्या होता है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कम होता है। ठीक है, वसा भी का संश्लेषण भी इसमें कम होता है। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।